हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के जहीराबाद की ज्वेलरी शॉप में बुरखा पहनकर खवातीन की मुबैना चोरी, 70 ग्राम सोने का हार ले उड़े। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन में इतवार को बुरखा पहनकर 4 खवातीन ने मुबैना तौर पर एक ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 70 ग्राम वजनी सोने का हार चोरी कर लिया। इत्तलात के मुताबिक बुरखा पहनकर 4 खवातीन और एक शख्स ग्राहक बनकर जय भवानी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से नाक की कीले दिखाने को कहा। अमला इन्हें जेवरात दिखाने में मसरूफ था कि खवातीन ने मुबैना तौर पर तवज्जो हटाते हुए सोने का हार चोरी कर लिया और वहां से चले गए। बाद में दुकानदार ने हार गायब पाया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर चोरी का वाकया सामने आया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और मुलजिमीन की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। महकमे बरखी के मुलाजिमीन का कल महाधरना। महकमे बरखी में काम करने वाले मुलाजिमीन की मुख्तलिफ यूनियनों की तेलंगाना पावर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने चारशंबा 19 अगस्त को 11 बजे से महाधरने का ऐलान किया है। बरखी मुलाजिमीन आर्टिजन्स पेंशनर्स के तवील अरसे से हल तलब मुतालबात की यकसुई के लिए ट्रांसको, जेनको, नॉर्दर्न पावर कंपनियों में काम करने वाले मुलाजिमीन हड़ताल में हिस्सा लेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर साई बाबा रत्नाकर राव, नायब सदरनशीन वाजिद, ताजुद्दीन बाबा, भोपाल रेड्डी और दूसरों ने आज इस सिलसिले में तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने 18 जून को बरखी कंपनियों की इंतजामिया को अपनी नुमाइंदगियां हवाले की थी, लेकिन आज तक इनकी यकसुई नहीं हुई। इसलिए तमाम बरखी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजिमीन चारशंबे को महाधरना में हिस्सा लेंगे। मुलाजिमीन के कायदीन ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि बारहा नुमाइंदगियों के बावजूद बरखी कंपनियों की इंतजामिया कोई हल नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए हड़ताल पर मजबूर होना पड़ रहा है। हुकूमत ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पीर को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इनके मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है और जल्द ही इनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाएगा। तेलंगाना के केसी यूनियन के नुमाइंदों ने वज़ीर मौसूफ से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और ऑटो वर्कर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल इनके इल्म में लाए। प्रभाकर ने कहा कि इन मसाइल पर काबीना में पहले ही बहस हो चुकी है और महकमे ट्रांसपोर्ट जल्द ही महकमे लेबर के साथ बातचीत करेगा ताकि इनके हल के लिए इक़दाम शुरू किए जा सकें। ऑटो किरायों में इजाफे के मुतालबात के सिलसिले में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ऑटो यूनियनों ने निशानदही की है कि किरायों में आखिरी बार साल 2012 में इजाफा किया गया था और तकरीबन 14 साल से इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईंधन, गाड़ियों और देखभाल के बढ़ते हुए अखराजात को तस्लीम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफिरों पर गैर ज़रूरी बोझ डाले बगैर तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लेने के बाद किरायों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। प्रभाकर ने इन खबरों को मनगढ़ंत और अफवाह करार देते हुए मुस्तरद कर दिया कि आरटीसी इलेक्ट्रिक ऑटोज खरीद कर चलाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आरटीसी का ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की रोजी रोटी को मुतासिर करने का कोई इरादा नहीं है, वो इलेक्ट्रिक ऑटोस नहीं खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम बशमूल आरटीसी, रेलवे और मेट्रो को एक साथ जोड़कर आखिरी मंजिल तक की रिसाई को मजबूत बनाने पर है ताकि मुसाफिरों को बिला तात्तुल सफर की सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि काबीना ने ऑटो रिक्शा मालिकीन की मदद के लिए फी गाड़ी 1.5 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया है ताकि वो रेट्रोफिटिंग के जरिए मौजूदा पेट्रोल और डीजल ऑटोस को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील कर सकें। उन्होंने ऑटो वर्कर्स को यकीन दिलाया कि हुकूमत इनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इनके मसाइल के इज़ाले के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी, जबकि मज़ीद फलाही इक़दाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद में नकली घी का बड़ा रैकेट बेनकाब, 25.5 टन घी जब्त। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में नकली घी तैयार करने और फरोख्त करने वाले मराकज़ पर एच-फास्ट और महकमा फूड सेफ्टी ने मुश्तरका कार्रवाई की। हुक्काम ने 139 मराकज़ की तलाशी ली, जिनमें 39 घी तैयार करने वाले और 91 फरोख्ती मराकज़ शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान नाक़िस अशिया और ख़तरनाक केमिकल से नकली घी तैयार करने का इंकशाफ हुआ। खालिस देसी घी के नाम पर पुरकशिश पैकिंग और ब्रांडिंग के जरिए इसे फरोख्त किया जा रहा था। हुक्काम ने 25.5 टन नकली घी, 8.7 टन क्रीम, 1200 लीटर पाम ऑयल, 600 लीटर डालडा, नकली घी के 6 फ्लेवर बोतलें और 30 किलो स्टार्च जब्त किया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि नकली घी तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में डेयरी शॉप्स, होटल्स, टिफिन सेंटर्स, कैटरर्स और आयुर्वेदिक दवाखानों को सप्लाई किया जा रहा था। तेलंगाना में वोटर लिस्ट का सर्जिकल स्ट्राइक, 73 लाख नाम कट गए। हैदराबाद जिले में 19 लाख वोटर्स गायब। तेलंगाना भर में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी एसआईआर के दौरान तकरीबन 73,39,000 वोटरों के नाम मुसव्वदा फहरिस्त से हज़फ कर दिए गए हैं। इनमें बुनियादी तौर पर गैर हाजिर अफराद, मुस्तकिल तौर पर रिहाइश तब्दील करने वाले, एक से ज़्यादा मुकामात पर नाम दर्ज रखने वाले और फौतशुदा अफराद शामिल हैं। इस अमल के बाद रियासत के तमाम अजला में वोटरों की तादाद में नुमाया कमी आई है। सबसे ज़्यादा नाम हैदराबाद जिले में तकरीबन 19,41,000 हज़फ किए गए हैं। इनमें 1,56,000 लोग फौतशुदा हैं, 2,99,000 लापता हैं, 13,45,000 मुस्तकिल तौर
پر دوسری جگہ منتقل ہونے والے ہیں اور تقریباً 99,000 ایسے افراد شامل ہیں جن کے نام دوسری جگہوں پر بھی درج تھے۔ حیدرآباد کے اسمبلی حلقوں میں جوبلی ہلز میں 1,79,000، ملک پیٹ میں 1,47,000 اور مشیر آباد میں 1,40,000 نام حذف کیے گئے ہیں۔ سب سے کم حذف کیے گئے نام چار مینار حلقے میں ہیں جہاں تقریباً 94,000 نام فہرست سے نکالے گئے۔ فیصد کے اعتبار سے بھی مشیر آباد میں تقریباً 45.17% اور ایک دوسرے حلقے میں 44.76% نام حذف کیے گئے، جبکہ بہادر پورہ میں سب سے کم 34.57% حذف کیے گئے۔ حیدرآباد کے بعد رنگا ریڈی ضلع میں 12,87,000 اور مرچل ملکاجگری ضلع میں 10,71,000 نام حذف کیے گئے۔ سب سے کم یادادری بھونگیر ضلع میں تقریباً 26,000 نام حذف ہوئے۔ SIR نظر ثانی کے بعد تلنگانہ میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 3,38,00,000 سے گھٹ کر 2,64,00,000 رہ گئی ہے۔ مجموعی طور پر صرف حیدرآباد، رنگا ریڈی اور مرچل ملکاجگری اضلاع میں تقریباً 43,00,000 ووٹرز مسودہ فہرست سے غائب ہو گئے ہیں۔ کریم نگر سے جگتیال جانے والی بس کو حادثہ، 20 مسافر زخمی۔ ریاست تلنگانہ جگتیال ضلع کے کونڈاکٹو کے قریب سڑک حادثہ پیش آیا۔ جگتیال کریم نگر قومی شاہراہ پر بلونت پور چوراہے کے قریب پیر کی شام RTC بس اور لاری آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس حادثے میں 20 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ کریم نگر 1 ڈپو کی بس تقریباً 60 سے زائد مسافروں کو لے کر جگتیال کی طرف جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں بس ڈرائیور مرلی بس کے کیبن میں پھنس گیا۔ مقامی لوگوں نے مرلی سمیت زخمیوں کو جگتیال اسپتال منتقل کیا۔ حادثے کی وجہ سے سڑک کے دونوں جانب تقریباً 1 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گئی۔ ملیالہ کے CI راج کمار جائے حادثے پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ تلنگانہ میں 4 لاکھ سے زائد طلباء کے آدھار کارڈز غیر اپ ڈیٹ، 2.5 لاکھ طلباء کا پرائیویٹ اسکول سے تعلق، محکمہ تعلیم کا سخت انتباہ۔ تلنگانہ میں اسکول جانے والے 4 لاکھ سے زائد طلباء کے آدھار کارڈ کی تفصیلات اب تک اپ ڈیٹ نہیں ہو سکی۔ محکمہ تعلیم نے تشویش ظاہر کر کے اس مسئلے کو جلد حل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ان طلباء کے آدھار کارڈز میں تاریخ پیدائش، سرنیم، نام کے ہجے اور بایومیٹرک تفصیلات، فنگر پرنٹس اور آئیرس جیسے اہم اندراجات اپ ڈیٹ ہونا باقی ہے۔ محکمہ تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق جن 4 لاکھ طلباء کی تفصیلات غیر اپ ڈیٹ شدہ ہیں، ان میں 2.5 لاکھ سے زائد طلباء کا تعلق پرائیویٹ اسکول سے ہے۔ تعلیمی اسکیمات، اسکالرشپ اور سرکاری ریکارڈز کے اندراج کے لیے آدھار اپ ڈیٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، لیکن پرائیویٹ اسکولز کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ عمل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ محکمہ تعلیم نے آدھار کی اپ ڈیٹنگ کو آسان بنانے کے لیے مخصوص مدارس ایجنسیوں کو اسکولز میں کیمپ لگانے کی اجازت دی ہے۔ تاہم یہ بات سامنے آئی ہے کہ چند پرائیویٹ اسکولز انتظامیہ ان ایجنسیوں کے نمائندوں کو اسکول کی حدود میں داخل ہونے یا طلباء کے آدھار اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے اس رویے پر برہمی کا اظہار کر کے واضح وارننگ جاری کی ہے۔ جو خانگی اسکولز آدھار اپ ڈیٹنگ کی مہم میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے یا ایجنسیوں سے تعاون نہیں کریں گے، ان کے خلاف سخت قانونی اور تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ نے تمام اسکولز کو ہدایت دی ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر اپنے تمام طلباء کی تفصیلات فوری اپ ڈیٹ کروائیں۔ شہر میں کل جاب میلہ۔ شہر میں ایک میگا جاب میلہ 19 اگست کو صبح 8 بجے سے 1 بجے دن شاہ فنکشن ہال لکڑی کا پل پر منعقد ہوگا۔ آرگنائزر منان خان نے کہا کہ اس جاب میلے میں کئی کمپنیوں کے نمائندے شرکت کرتے ہوئے مختلف شعبوں جیسے فارما، ہیلتھ کیئر اور مزید ملازمتوں کی پیشکش کریں گے۔ بعض کمپنیاں ورک فرام ہوم آپشن کی بھی پیشکش کریں گے۔ کم از کم SSC کامیاب امیدوار اس میں شرکت کے اہل ہیں۔ حیدرآباد میں ایک اور بڑے فلائی اوور کی تعمیر کی راہ ہموار۔ حیدرآباد کے عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک اور بڑے فلائی اوور کی تعمیر کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے ساگر رنگ روڈ سے BN ریڈی نگر تک نئے فلائی اوور منصوبے کو منظوری دے دی ہے، جس کے تعمیراتی کام جلد شروع ہونے کی توقع ہے۔ حکام کے مطابق یہ فلائی اوور ہستینا پورم کے راستے تقریباً 3.2 کلومیٹر طویل ہوگا اور اسے 6 لینز پر مشتمل تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا مقصد LB نگر تا BN ریڈی نگر کوریڈور میں ٹریفک کی شدید ہجوم کو کم کرنا ہے۔ فی الحال وجے واڑہ نیشنل ہائی وے، انر رنگ روڈ، میر پیٹ، بڑنگ پیٹ، ونسلی پورم اور LB نگر سے آنے والی گاڑیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے ساگر رنگ روڈ جنکشن پر روزانہ شدید ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بالخصوص صبح اور شام کے اوقات میں گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مختصر فاصلہ طے کرنے میں بھی کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے فلائی اوور کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ساگر رنگ روڈ جنکشن پر گاڑیوں کے انتظار کا وقت نمایاں طور پر کم ہوگا اور مشرقی حیدرآباد کے لاکھوں شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت حاصل ہوگی۔ شہری حلقوں نے اس منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ فلائی اوور کی تکمیل سے نہ صرف ٹریفک روانی بہتر ہوگی بلکہ ایندھن کے ضیاع اور سفر کے وقت میں بھی کمی آئے گی۔ حکومت پہلے ہی شہر کے مختلف حصوں میں کئی فلائی اوورز تعمیر کر چکی ہے، جبکہ کئی دیگر منصوبے زیر تعمیر اور تجویز کے مراحل میں ہیں۔ صرف 5 دن ہے باقی، فوراً کروا لیں گیس سلنڈر کا EKYC ورنہ بند ہو جائے گی ڈیلیوری، نہیں بن پائے گا کھانا۔ چھتیس گڑھ سمیت پورے ملک میں رسوئی گیس استعمال کرنے والے صارفین کے لیے انتہائی ضروری اور اہم خبر ہے۔ مرکزی پیٹرولیم وزارت نے LPG صارفین کے لیے EKYC یعنی آدھار کی تصدیق کرانے کی آخری تاریخ بڑھا کر 23 اگست 2026 کر دی ہے۔ وزارت اور گیس کمپنیوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ صارفین کو دی گئی آخری مہلت ہے، اس کے بعد تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ مقررہ مدت تک EKYC نہ کرانے والے صارفین کے گھریلو LPG سلنڈر کی ڈیلیوری
मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी और इनकी गैस सब्सिडी भी रोक दी जाएगी। मौजूदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक छत्तीसगढ़ रियासत भर में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा LPG सार्फिन ने अब तक अपनी तस्दीक नहीं कराई है। यही सूरत हाल मुल्क की दीगर रियासतों में भी बनी हुई है। रियासत में HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल के तकरीबन 70 लाख सार्फिन हैं। सिर्फ राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ कुल 7 लाख सार्फिन में से 50,000 से ज़्यादा सार्फिन की eKYC का अमल अब भी ज़ेर इल्तिवा है। इसे देखते हुए मुताल्लिक़ा गैस एजेंसियाँ मुसलसल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर SMS भेजकर सार्फिन को अलर्ट कर रही हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंसियों के मुताबिक eKYC ना कराने वाले सार्फिन को भारी माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर 23 अगस्त तक तस्दीक नहीं होती है तो ऐसे सार्फिन को घरेलू सिलेंडर 14.2 किलोग्राम कमर्शियल निरखों पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रायपुर में फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1014 रुपये है, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2965 रुपये है। सार्फिन में बेदारी की कमी की वजह से यह आखिरी तारीख मार्च 2026 से मुसलसल बढ़ाई जाती रही है, जिसे अब हतमी शक्ल दे दी गई है। गैस एजेंसियों की लंबी कतारों से बचने के लिए सार्फिन अपने स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे भी eKYC का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी मुतल्लिक़ा गैस कंपनी यानी इंडियन, HPCL या BPCL का ऑफिशियल मोबाइल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप में अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन इन करें। ऐप का होम पेज खोलने के बाद दिए गए eKYC या आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आने वाली हिदायत पर अमल करते हुए अपना आधार नंबर दर्ज करें और चेहरे या OTP के जरिए तस्दीक मुकम्मल करें। अगर आप ऑनलाइन तरीक़ेकार में आसानी महसूस नहीं करते तो अपना असल आधार कार्ड और गैस पासबुक कार्ड लेकर अपनी मुतल्लिक़ा गैस एजेंसी जा सकते हैं। वहां बायोमेट्रिक के जरिए 5 मिनट से भी कम वक्त में आसानी से तस्दीक कर दी जाएगी। दशरथ मांझी की जगह जितिन राम मांझी को खिराज अक़ीदत पेश करने लगे तेजस्वी। साबिक़ वज़ीर आला का तंज, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव पीर को उस वक्त सियासी बहस का मौजू बन गए जब उन्होंने दशरथ मांझी की बरसी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए गलती से दशरथ मांझी की जगह जितिन राम मांझी का नाम ले लिया। खिताब के दौरान ज़बान फिसलने के बाद वहाँ मौजूद अफराद ने जब इन्हें मुतवज्जो किया तो तेजस्वी यादव ने फौरी अपनी गलती दुरुस्त कर ली, लेकिन मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ। जितिन राम मांझी ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी पर तंज किया और कहा कि नशा कुछ भी करा सकता है। यह वाक़या बिहार की सियासत में एक बार फिर ज़बानी चूक और सियासी तंज के मामले को सामने ले आया है। दशरथ मांझी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए RJD के रियासती दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम में तेजस्वी यादव मौजूद थे। खिताब के दौरान उन्होंने दशरथ मांझी का नाम लेने के बजाय जितिन राम मांझी का नाम ले लिया। जितिन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजस्वी यादव के बयान का हवाला देते हुए तंज़ अंदाज अख्तियार किया। उन्होंने लिखा, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। इसके बाद उन्होंने कहा कि लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था, इसीलिए इन्हें जिंदा होते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मांझी ने मजीद तंज करते हुए कहा कि अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव अपने वालिद लालू प्रसाद यादव और वालदा राबड़ी देवी को भी जिंदा होते हुए खिराज अक़ीदत पेश कर देंगे। अपनी पोस्ट के अख्तिताम पर उन्होंने कहा कि नशा कुछ भी करा सकता है। जितिन राम मांझी के सरद्दमल के बाद मामला सियासी बहस में मजीद नुमाया हो गया है। इनके बयान को तेजस्वी यादव पर बराह रास्त सियासी तंज के तौर पर देखा जा रहा है। पार्लियामेंट मार्च गैर कानूनी था, हालत बिगड़ने के बाद ही ताकत का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली में 20 जुलाई को तलबा के एहतजाज और पार्लियामेंट की जानिब मार्च की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हालत काबू से बाहर होने के बाद ही ताकत का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की समाअत से पहले दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल किया। पुलिस ने बताया कि उस रोज़ जंतर मंतर के आसपास तकरीबन 30,000 अफराद मौजूद थे। भीड़ तकरीबन 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी और इसे संभालने के लिए तकरीबन 5,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। पुलिस के मुताबिक एहतजाज की शुरुआत पुरअमन थी, लेकिन बाद में कुछ अफराद ने मुख्तलिफ मुकामात पर बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की जानिब बढ़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि इसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए और पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्का मुक्की और झड़प शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस दौरान 240 से ज्यादा पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जबकि तकरीबन 200 मुजाहिरीन को भी चोटें आईं। पुलिस का कहना है कि भीड़ को रोकने के लिए बतदरीज और जरूरत के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि एहतजाज में कुछ ऐसे अफराद शामिल हो गए थे जिनके खिलाफ पहले ही से मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 2873 अफराद के खिलाफ कत्ल, इक़दाम क़त्ल, लूट, इस्मत दरी और पोक्सको एक्ट जैसे मामलात में मुकदमात दर्ज हैं। इन अफराद से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात दिल्ली पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT करेगी। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्लियामेंट की जानिब मार्च की कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए पुलिस के मुताबिक पार्लियामेंट की जानिब बढ़ने की कोशिश गैर कानूनी थी। पुलिस ने यह भी कहा कि दरख्वास्तों में कुछ मुंतखब तस्वीर, नामुकम्मल वीडियोज़ और सोशल मीडिया पर सामने आने वाली खबरों की बुनियाद पर पुलिस पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन तस्वीर और वीडियो से पूरे वाक़े की दुरुस्त तस्वीर सामने नहीं आती। एहतजाज के दौरान नुकीली
कील वाली लाठी इस्तेमाल किए जाने के इल्जाम पर पुलिस ने कहा कि वीडियो में ऐसा एक वाक़या जरूर दिखाई देता है, लेकिन वो लाठी पुलिस एहलकार के हाथ में नहीं बल्कि एक मुजाहिरीन के हाथ में थी। पुलिस का कहना है कि वो लाठी नहीं बल्कि कौमी परचम लगा हुआ डंडा था। पुलिस ने कहा कि भीड़ को रोकने के लिए लाठी का इस्तेमाल मुक़र्ररा क़वायद के तहत किया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए थे। पुलिस ने एहतजाज के दौरान सादा लिबास में मौजूद एहलकारों के हवाले से भी वजाहत पेश की। पुलिस के मुताबिक इन एहलकारों को भीड़ के दरमियान निगरानी करने और हालत के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए तैनात किया गया था। इनमें स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और मुकामी पुलिस के एहलकार शामिल थे। पुलिस ने कहा कि बड़े प्रोग्रामों के दौरान इस तरह का इंतजाम पहले भी किया जाता रहा है। एहतजाज की जगह पर फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर भी दिल्ली पुलिस ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। पुलिस का कहना है कि ये निगरानी का एक ज़रूरी और महदूद तरीका था और हालात को देखते हुए इसका इस्तेमाल मुनासिब था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट पुलिस की कार्रवाई और ताकत के इस्तेमाल की तहक़ीक़ात के लिए कोई कमेटी तश्कील देता है तो पुलिस इसके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान और अमेरिका के माबैन दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाने की अपील की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने ईरान और अमेरिका से इस तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज़ ईरान अमेरिका के दरमियान 17 जून को होने वाले मुआहदे यानी MOU के तहत बातचीत के जरिए हतमी डील के लिए मुक़र्ररा 60 दिनों की मुद्दत ख़त्म होने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के पैगाम के बारे में पूछे जाने पर तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस चाहते हैं कि बातचीत दोबारा शुरू हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।